हेलो एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एजुकेशनल स्ट्रेटजीज फॉर स्लो लर्नर्स। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है चैनल पे जिसमें स्लो लर्नर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और स्लो लर्नर कौन है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब कुछ उसमें डिस्कस किया है। प्लीज़ आप वो वीडियो भी देख लीजिए। स्लो लर्नर बेसिकली कौन होते हैं? वो लर्नर्स होते हैं जिनकी लर्निंग पेस जो है उनकी सेम एज ग्रुप के बच्चों से कम होती है। ठीक है, तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या एजुकेशनल स्ट्रेटजीज रहेंगी वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है टीचिंग में बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ स्लो लर्नर। जो स्लो लर्नर होते हैं, जो उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको ध्यान में रखकर टीचिंग को अरेंज किया जाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उनकी नीड्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या होता है उन बच्चों का, और एटीट्यूड क्या है, वो किस नज़रिए से देखते हैं, उसको ध्यान में रखकर आप टीचिंग जो है अरेंज करिए। अब जब आप टीचिंग अरेंज कर रहे हैं तो इसमें आपका टीचिंग मेथड्स भी आ जाएंगे, इवेल्युएशन से रिलेटेड कौन से आप टूल टेक्निक यूज करेंगे वो आ जाएगा, टीचिंग एड्स कौन से यूज करेंगे। हर चीज को आप नीड, इंटरेस्ट और एटीट्यूड को, जो स्लो लर्नर होते हैं, उसको ध्यान में रखकर आपको ये सब कुछ प्लान करना चाहिए, अरेंज करना चाहिए। दे शुड नॉट बी असाइन हैवी लोड ऑफ वर्क। हैवी टास्क या हैवी लोड ऑफ वर्क उनको असाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो अटेंशन स्पैन होता है स्लो लर्नर्स का बहुत कम होता है। बहुत जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई एक काम अगर वो कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उनका ध्यान जो है उस काम से हट जाता है। इस वजह से कोई ऐसा हैवी टास्क या हैवी असाइनमेंट, हैवी का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ लेंथी या बहुत डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होना चाहिए उस टास्क का, जो स्लो लर्नर्स को जब आप कोई टास्क करने के लिए देते हैं। स्लो लर्नर्स को जब आप पढ़ा रहे हैं, जब आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं, तो ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं उनके यूज को एम्फेसाइज करना चाहिए, या उनका यूज करने के लिए ज्यादा बल दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो स्लो लर्नर होते हैं, अगर सिंपल आप उनको सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, आप उनको सिर्फ ऑडियो के द्वारा ही बता रहे हैं, तो वो जल्दी ही क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं सुन पाएंगे वो ज्यादा टाइम तक, और उनकी लर्निंग जो होगी वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑडियो विजुअल एड, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप उनको पढ़ाइए। फॉर एग्जांपल जैसे आप पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड का भी सिंपल आप यूज करेंगे तब भी वो इसमें काउंट किया जा सकता है, क्योंकि आप बोल भी रहे हैं, साथ के साथ आप बोर्ड पे लिख भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास रिटन मटेरियल है इस टाइम पे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप देख भी पा रहे हैं कि किस फॉर्म में कैसे ये लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है जैसे स्लो लर्नर जो होते हैं उनका जो करिकुलम है उसको डिवाइड कर देना चाहिए स्मॉल यूनिट्स में। एक कोई टास्क है वो बहुत लंबा टास्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अटेंशन स्पैन कम होता है उनका। तो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके उनको पढ़ाया जाना चाहिए। और ये भी कोशिश करनी चाहिए ऑडियो सिर्फ एक ही मेथड, एक ही तरह का टीचिंग एड यूज ना करें, वेराइटी ऑफ टीचिंग एड जो है क्लास में यूज किए जाना चाहिए, ताकि उनको जो लर्निंग है वो प्रॉपरली हो सके और इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, करिकुलम को डिवाइड करना है छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में। छोटे छोटे टास्क की फॉर्म में आप कर सकते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स की फॉर्म में कर सकते हैं, टॉपिक्स की फॉर्म में कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए और ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। जब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उससे क्या है, बच्चा एक्टिव होता है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो उन एक्टिविटीज के थ्रू भी उसकी लर्निंग जो है हो जाती है। स्लो लर्नर जो है, मैंने कहा जैसे आपको कि स्लो लर्नर वो बच्चे हैं जो अपनी सेम एज ग्रुप के बच्चों की तुलना में कम सीखते हैं या धीमी गति में जो सीख रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए ड्रिल वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक इंपॉर्टेंट एजुकेशनल स्ट्रेटेजीज की तरह इसको आप देख सकते हैं। अगर आप बार बार उनको वो काम करने के लिए कहेंगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उनकी हो जाएगी और वो सीख पाएंगे, उनकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी। टीचर जो है स्लो लर्नर को जो पढ़ा रहे हैं, नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड से उनको पढ़ाना चाहिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्लो स्पीड में उनको पढ़ाना चाहिए। अब स्लो स्पीड में पढ़ाने का मतलब यहाँ पर यह आएगा कि जैसे बच्चा सीख रहा है वो धीरे धीरे सीख रहा है, लेकिन टीचर अगर बहुत ही स्पीड में अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो बच्चे क्या होंगे, जो स्लो लर्नर होंगे वो जो टीचर बता रहे हैं नहीं सीख पाएंगे, उस पेस के साथ वो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे, वो उतना ध्यान से नहीं सीख पाएंगे। तो टीचर को क्या है, अपनी स्पीड जो है वो स्लो करनी चाहिए और इस तरह से उनको पढ़ाना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन। वो ये तो चाहे स्लो लर्नर हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड हैं, कोई भी बच्चा है, टीचर को तो साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन जो है ये पता तो होना ही चाहिए। क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, साइंस या साइंस ऑफ बिहेवियर या स्टडी ऑफ बिहेवियर सिंपली जिसको आप समझते हैं। तो बिहेवियर के बारे में जब आपको पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप उनको पढ़ा सकते हैं। वो अप्रोच ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी बच्चे के लिए। जब बिहेवियर के बारे में जानेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनको किस तरह से समझ आता है, किस टीचिंग मेथड का यूज़ करने से ज़्यादा अच्छे से वो समझते हैं चीज़ों को, तो वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। बेसिकली ये साइंस ऑफ बिहेवियर है। बिहेवियर के बारे में जब पता होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे तरीके से बेहतर इनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग ये कॉन्सेप्ट ही आपका रेमेडी से होता है। रेमेडी का मतलब है कि कोई उपचार देना। जब आप डायग्नोज करते हैं वीकनेसेस को स्टूडेंट्स की कि किस तरह से उनको पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, कहाँ पर वो टफ लग रहा है, उनको कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि क्लास के बाद होता है बेसिकली रेमेडियल टीचिंग, री टीचिंग ही बोल सकते हैं। आपकी एक बारी जब आपने पढ़ा दिया तो पढ़ाने के बाद जैसे वो नहीं कुछ समझ आया, कोई कहीं पे कोई वीकनेसेस या डिफिकल्टी लगती है, तो फिर आप री टीच करके उनको फिर से वो एक्सप्लेन करते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट है उनका क्लियर हो जाए। जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनकी डिफिकल्टीज को जैसे आपने रिमूव करना है, स्लो लर्नर्स की डिफिकल्टी को रिमूव करना है, तो आप उनको इंडिविजुअल अटेंशन दीजिए। इंडिविजुअल अटेंशन का मतलब जैसे कि व्यक्तिगत रूप से आप उनको पढ़ाइए, उनके बारे में जानिए और उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए और उसके बेसिस पे टीचिंग जो है उसको प्लान करिए। ठीक है, आप अपना लेसन प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, टीचिंग एड का यूज उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हर एक बच्चे का सेम जो है डिफिकल्टी नहीं हो सकती है, और तो आप उसके बेसिस पे वो प्लानिंग करिए और उसके बेसिस पे उनकी डिफिकल्टीज को दूर करने की कोशिश करिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट एजुकेशन स्ट्रेटेजीज में आप देख सकते हैं कि स्लो लर्नर्स के लिए है कि अगर आप उनको न्यू नॉलेज कुछ देना चाहते हैं या नया कोई लर्निंग एक्सपीरियंस आप देना चाहते हैं, तो जो नया लर्निंग एक्सपीरियंस होगा वो उनकी पुरानी जो नॉलेज होगी, उनकी जो पुरानी जो नॉलेज होगी उसके आधार पर यहाँ लिखा है, उसके आधार पर आप उनको वो दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स का कोई ही टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस का कोई टॉपिक है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बारे में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले आपको सम के बारे में पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई नया टॉपिक ऐड करें, स्टार्ट करें क्लास में या नया कुछ उनको सिखाना चाहें, तो पहले से उनको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भी आप लेसन प्लानिंग भी करते हैं तो उसमें जब आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं तो तब आप ये क्वेश्चन की फॉर्म में पता कर सकते हैं कि बच्चों को पहले से कितना पता है। ठीक है, उस टॉपिक की जानकारी होना चाहिए, तभी आप नया टॉपिक जो है उसके साथ वो लिंक करके उनको बताइए। तो तो इससे क्या है कि वो लर्निंग जो है अच्छी होगी स्लो लर्नर के लिए। तो ये कुछ आपके यहाँ पर एजुकेशन स्ट्रेटजीज थी, कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशन स्ट्रेटजीज थी जो स्लो लर्नर के लिए आप देख सकते हैं। टीचिंग किस तरह से अरेंज करनी है, टीचिंग मेथड कैसे रहेंगे, स्मॉल यूनिट्स में पढ़ाना है, और स्लो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली अगर आपको पता होंगी तो उसके बेसिस पे आप ये सारी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक बेहतर रिजल्ट जो है क्लास में बच्चों के लिए आप ला सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।